वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है। आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। जो हमारे भारतीय संविधान में अधिकार वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, खूब लंबा था लेकिन खूब इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आपने सारे अनुच्छेद समझे, जाने और बहुत अच्छे से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत लिखें। ट्रू और फॉल्स है, सीधी सी बात है। एक बिल ऑफ राइट किसी भी देश के लोगों द्वारा प्राप्त अधिकारों से बनता है, तो ऑब्वियसली लोगों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वही बिल ऑफ राइट्स है। तो यानी कि ये क्या है, ये सही है, ट्रू, ये बिल्कुल सही है। एक बिल ऑफ राइट्स किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, बिल्कुल करता है, तो ये भी क्या है, ये ट्रू है। विश्व के प्रत्येक देश में एक विधेयक अधिकार होता है। ये बिल ऑफ राइट्स विधेयक नहीं बल्कि फंडामेंटल राइट होते हैं, इसलिए ये फॉल्स है, ये गलत है। और साथ ही साथ संविधान अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ उपाय की भी गारंटी देता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जिस तरह हमारे भारत के संविधान में भी क्या दिया जाता है, गारंटी दी जाती है, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के माध्यम से, तो उसी तरह यहाँ भी दी जाती है। सो द क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट। A bill of right lays down the rights enjoyed by the people of a country. Of course, this is right. Then, a bill of rights protects the liberties of an individual. This is also right. Every country of the world has a bill of right. This is not actually right क्योंकि कई सारी countries में अभी bill of rights नहीं है. And the constitution guarantees remedy against violation of rights. Yes, this is true. ठीक है, तो इस तरह से ट्रू फॉल्स के बाद आगे चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है जो हमें बिल्कुल ये बताता है कि मौलिक अधिकारों के लिए हम सबसे सही बात क्या कह सकते हैं? सभी अधिकार एक व्यक्ति के पास होने चाहिए। कानून द्वारा नागरिकों को दिए गए सभी अधिकार, संविधान द्वारा दिए गए और संरक्षित किए गए अधिकार, या संविधान द्वारा दिए गए वो अधिकार जिन्हें कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। देखो, हमें जो अधिकार मिले हैं उन्हें ऐसा तो है नहीं कि कभी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। एक व्यक्ति के पास होने ही चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन होते नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है। साथ ही कानून द्वारा दिए गए, बिल्कुल नहीं, कानून द्वारा दिए गए अधिकार कानूनी अधिकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार नहीं होते। द सी इज द राइट आंसर कि जो संविधान द्वारा दिए गए और संरक्षित किए गए अधिकार होते हैं वही बिल ऑफ राइट में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, so which of the following is the best description of fundamental rights? A, all rights an individual should have, or all the rights given to citizens by law, or the rights given and protected by the constitution. ये सबसे सही आंसर है, the rights given and protected by constitution। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की सबसे सही और सटीक परिभाषा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़ें और प्रत्येक मामले में किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, अब इनमें परिस्थितियां क्या क्या है। पहली परिस्थिति है कि अधिक वजन वाले पुरुष केबिन क्रू को राष्ट्रीय एयरलाइनों में पदोन्नति पाने की अनुमति है, लेकिन महिला सहयोगियों का वजन बढ़ने पर उनको दंडित किया जाता है। अब ये अगर लाइन आप पढ़ें तो आपके दिमाग में सबसे पहली क्या चीज आएगी? दिमाग में सबसे पहली चीज यही आएगी कि लिंग के आधार पर उनमें भेदभाव किया जा रहा है। हमने पहले जब बुक में जो चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने यही पढ़ा था कि किस तरह से समाचार पढ़ने से रोका जा रहा है महिलाओं को। तो महिलाओं के साथ कुछ हो रहा है लेकिन पुरुषों के साथ नहीं, तो ये क्या है? इस स्थिति में भेदभाव के आधार पर समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि समानता के अधिकार के तहत जाति, लिंग, धर्म, नस्ल, इन सब में से किसी के भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। So read the following situations which fundamental right is being used or violated in each case and how. So the first case is overweight male cabin crew are allowed to get promotions in the national airlines, but their women colleagues who gain weight are penalized. So in this situation, right of equality is being violated on the ground of discrimination, whereas nobody should be discriminated under the right to equality on behalf of caste, sex, religion, race, etc. ठीक है,
दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन ये कहती है कि एक निर्देशक क्या करता है, वृत्त चित्र फिल्म बनाता है, डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाता है जो सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। यहाँ किसी भी प्रकार के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा, लेकिन इस स्थिति में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग जरूर किया जा रहा है। हर किसी को अपने एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको यूज करने का राइट है, तो वो यहाँ यूज किया जा रहा है। A director makes a documentary film that criticizes the policy of government. ठीक है, बट आंसर इज इन द सेकेंड सिचुएशन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज बीइंग यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बड़े बांध से विस्थापित लोगों ने पुनर्वास की मांग करते हुए एक रैली निकाली है। ठीक है, अब जो बड़े बांध से विस्थापित लोगों ने पुनर्वास की मांग को लेकर रैली निकाली है, हालांकि हमारा संविधान स्वतंत्रता के अधिकार में भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के अधिकार देता है, लेकिन लोगों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। ऐसे में सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ पाबंदियां लगा सकती है। देखो, बांध जो होते हैं वो देश के डेवलपमेंट के लिए होते हैं, तो वहां से कई लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, उनका पुनर्वास भी किया जाता है, तो ये उस सिचुएशन से रिलेटेड है जो कि थोड़ी सी हम जिसको कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। पीपल डिस्प्लेस्ड बाय अ बिग डैम टेक आउट अ रैली डिमांडिंग रिहेबिलिटेशन। So people displaced by a big dam take out a rally demanding rehabilitation. Though our constitution grants right to reside and settle in any part of India in the right to freedom, but people have right to freedom of speech and expression also. In this case, the government can impose some restrictions to maintain law and order. कुछ लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट उन पर थोड़े बहुत प्रतिबंध लगा सकती है। फिर है आंध्र समाज आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम के स्कूल चलाता है। तो ये मामला भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार को संदर्भित करता है कि वो अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए आंध्र प्रदेश के बाहर भी तेलुगु माध्यम के स्कूल चलाने का अधिकार का आनंद ले सकता है। So when Andhra society runs Telugu medium schools outside Andhra Pradesh, then this case refers to the right to linguistic minorities to set up their own educational institutions to preserve their culture. Hence, Andhra Pradesh can enjoy the right to run Telugu medium schools outside Andhra Pradesh. ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की सही व्याख्या है। देखिए, हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ये है, केवल शैक्षणिक संस्थान खोलने वाले अल्पसंख्यक समूह के बच्चे ही वहां पढ़ सकते हैं। सरकारी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को उनके विश्वास और संस्कृति से परिचित करवाया जाए। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हैं और इसे उनके लिए आरक्षित भी कर सकते हैं। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक ये मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चों को उनके अपने समुदाय द्वारा प्रबंधित संस्थानों को छोड़कर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये अध्ययन नहीं करना चाहिए वाला बिल्कुल सही नहीं हो सकता। ये जो है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वाला वो बिल्कुल सही है। क्यों है ऐसा, क्यों, इसका आंसर आपको देना है। ये आंसर इस तरह से लिखा जाएगा कि अनुच्छेद 29 जो 1 है, अनुच्छेद 29(1) में भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, उनकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेद 30 में ये प्रावधान है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। और इसीलिए जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 29 और 30 में हमें ये अधिकार मिल चुका है। So, which of the following is a correct interpretation of the culture and educational right? तो हम कल्चर और एजुकेशनल राइट जो पढ़ते हैं वो उनको हम पढ़ते हैं 29 और 30 में, 29, 30 में पढ़ते हैं। 29 और 30 में हमें भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है, जिसको हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि द स्टेटमेंट ऑफ द अबव ऑप्शन इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन बिकॉज आर्टिकल 29 protects the interest of minorities in India to preserve their own languages, scripts and cultures. Article 30 provides that all minorities shall have the right to establish and administer educational institution of their own choice.
तो ये अधिकार 29 और 30 हमें देते हैं, इसलिए कोई भी उन पर ये प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि आपको कहाँ पढ़ना है और कहाँ नहीं। अब इन कुछ स्थितियां दी गई है, उन स्थितियों में से आपको ये बताना है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कौन सा है और कौन सा नहीं है। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करना, एक किताब पर प्रतिबंध लगाना, और रात्रि 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर्स पर प्रतिबंध लगाना, या एक भाषण बनाना। देखो, अगर एक किताब पर प्रतिबंध लगाया जाए तो कई बार क्या होता है, जैसे हमारे देश में इससे पहले भी हुआ है कि कई सारी बुक्स बैन हुई है, और हमने पढ़ा भी था कि द रामा द अनटोल्ड स्टोरी है, या फिर सलमान रश्दी की जो सेनेटिक वर्सेस है उन पर प्रतिबंध लगाए गए, दीपा मेहता की मूवी पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि वो धर्म विशेष, समुदाय विशेष की जो भावनाएं हैं उनको भड़काने का काम करते हैं, और इसकी इजाजत हम किसी को नहीं दे सकते। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो किसी भी प्रकार से सही आंसर नहीं है, ये किसी अधिकार का उल्लंघन नहीं है। हाँ, 9 बजे के बाद अगर लाउड स्पीकर्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो वो भी गलत नहीं होता है, क्योंकि हमारे समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको पढ़ना होता है, बुजुर्ग रहते हैं जिनको सोना होता है, तो उनकी सुविधा के लिए ये किया जा सकता है। एक भाषण बनाना किस प्रकार से किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो इसका सही आंसर होगा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करना। यदि किसी व्यक्ति को काम करवाया गया है और उसकी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान उसे नहीं किया गया है तो ये उसके अधिकारों का उल्लंघन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अधिनियम शोषण के अधिकार के खिलाफ के अंतर्गत आता है। बेगार, जबरन मजदूरी, बंधुआ मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना शोषण के खिलाफ अधिकार के अंतर्गत आएगा, और इससे अपराध और दंडनीय अपराध भी घोषित कर दिया गया है। सो नॉट पेइंग मिनिमम वेजेस is coming under the offense. Why this is an offense? Not paying minimum wages is a violation of fundamental right, because this act comes under right against exploitation, begar, forced labor, bonded labor, or not paying minimum wages come under the right against violation, and it has now been declared a crime and a punishable offense. अब क्वेश्चन 6 क्या कहता है? गरीबों के बीच काम करने वाले एक कार्यकर्ता का ये कहना है कि गरीबों के मौलिक अधिकारों की जरूरत नहीं है, उन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए निर्देशक सिद्धांतों की आवश्यकता है। अब क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप इसमें आंसर दीजिए। देखिए, कार्यकर्ता ये कहता है कि आप उन्हें अधिकार दो मत दो, आप उन्हें एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान तो दो। तो क्या आप इससे सहमत हैं? तो हमें इसका आंसर क्या लिखना होगा? गरीब लोगों की सबसे बुनियादी जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ता ये कहने में आंशिक रूप से सही है। आप ये कभी नहीं लिखेंगे कि बिल्कुल सही कह रहा है वो आदमी, आप ये कहेंगे कि आंशिक रूप से सही है कि गरीबों को मौलिक अधिकार की आवश्यकता नहीं है। निर्देशक सिद्धांतों में विभिन्न गैर न्याय संगत अधिकार शामिल है जिन पर गरीबों की आजीविका निर्भर करती है, और साथ ही पर्याप्त आजीविका का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार। लेकिन हम मौलिक अधिकारों की उपेक्षा नहीं कर सकते, जो कि जीवन के अधिकार, रोजगार और शोषण के खिलाफ अधिकार गारंटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीधी सी बात है, आप ये तो कह सकते हो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है जस्टिसेबल बनाया जाए, न्याय योग्य बनाया जाए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें फंडामेंटल राइट्स की कोई जरूरत नहीं है। तो वो बात आंशिक रूप से सही है। An activist working among the poor says that poor don't need fundamental rights. What they need are directive principles to be made legally binding. Do you agree with this? Give your reasons. The most basic necessities of poor people are food, clothes and shelter. Hence, we can say that the activist is partially correct in saying that poor don't need fundamental rights. Directive principle contains various non-justiciable rights on which livelihood poor depends. Rights to adequate livelihood, rights pay to equal work, and then right against economic exploitation, right to work. But we cannot ignore fundamental rights which are important to guarantee the right to life, employment and right against exploitation. ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपके सारे क्वेश्चन इसी तरह घुमा के दिए हैं, तो आपको आंसर भी जो है सोच समझ के देना होगा। डायरेक्ट हाँ ना में आप नहीं दे सकते, तो उनका आंसर भी आपको थोड़ा डिप्लोमेट होके देना पड़ेगा। कई रिपोर्टों से ये पता चला है कि पहले मैला ढोने से जुड़े जाति समूहों को इस काम को जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है। सत्ता के पदों पर बैठे लोग उन्हें कोई अन्य नौकरी करने देने से मना कर देते हैं। उनके बच्चे पढ़ाई से कतरा रहे हैं। इस उदाहरण में उनके किन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है?
तो यानी कि अगर मैला ढोने की जो प्रथा है, यानी कि इससे पहले जो गंदगी होती थी वो सब उठा कर ले जाते थे किसी बर्तन में और या किसी चीज में डालकर हाथ ले जाते थे सिर पर डाल के, तो वो किस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन है। इस उदाहरण में निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। एक तो स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ दी गई स्थिति के तहत एक भारत नागरिक के पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन अपनी नौकरी में बने रहने और अन्य नौकरियों से इनकार करने के कारण किया जाता है। दूसरा, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का उल्लंघन उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित करने के कारण भी होता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने का अधिकार है। तो कोई भी उनको हतोत्साहित नहीं कर सकता इस बात के लिए कि उनको किस प्रकार का काम करना है, नहीं करना है। साथ ही समानता का जो अधिकार है, जिसमें अस्पृश्यता को यानी कि अनटचेबिलिटी को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया गया है, उसको भी इग्नोर किया जा रहा है। और सभी को रोजगार में समान अवसर का अधिकार है, क्योंकि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, इसलिए समानता के अधिकार का भी इसमें हनन होता है। So the question is, several reports shows that caste group previously associated with scavenging are forced to continue this job. Those in position of authority refuse to give them any other job. Their children are discouraged from pursuing education. Which of their fundamental rights are being violated in this instance? देखो, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो ना तो कई बार क्वेश्चन में ही आंसर दिया होता है। देखो, सबसे पहले तो उनको अथॉरिटीज किसी भी तरह की जॉब देने से मना कर रही है, उनके बच्चों को पढ़ने से हतोत्साहित किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको फोर्स किया जा रहा है ये जॉब करने के लिए। तो ये तीनों साफ दिखाई दे रहा है कि ये तीनों ही अधिकार ऐसे हैं जिनका हनन किया जा रहा है। In this instance, the following fundamental rights are being violated. Right to freedom. Under this situation given here, the right to freedom of profession of an Indian citizen has been violated due to force to continue in their jobs and to be refused for the other job. Then cultural and education right which are violated. The cultural and educational rights are also violated due to discourage of their children from pursuing education, because every child has the right to get admission to any government or government aided educational institution. Right to equality. The untouchability has also been abolished and everyone has the right to equal opportunities in employment, because all citizens are equal before law. Hence, right to equality is also violated. So, these rights are violated in this kind of instance. अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल से आंसर है इनके, तो आपको बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। एक मानवाधिकार समूह की एक याचिका ने अदालत का ध्यान देश में भुखमरी और भुखमरी की स्थिति की ओर दिलाया। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 5 करोड़ टन से अधिक का अनाज जमा था। अनुसंधान से ये पता चलता है कि बड़ी संख्या में राशन कार्ड धारकों को यही नहीं पता कि वे उचित मूल्य की दुकानों से कितनी मात्रा में अनाज खरीद सकते हैं। तो इसने अदालत से अनुरोध किया कि वो सरकार को अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने का आदेश दें। ठीक है, ये तो पूरी घटना है। अब क्वेश्चन क्या है, इस मामले में कौन से विभिन्न अधिकार शामिल हैं और ये अधिकार आपस में कैसे जुड़े हैं। अब कौन कौन से अधिकार है देखिए, इस मामले में ये अधिकार शामिल है। एक तो समानता का अधिकार, जहां कानून के समक्ष हर कोई समान है और कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। ये मामला बताता है कि बड़ी संख्या में राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकानों से खाद्यान्न गुणवत्ता के बारे में जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, राशन की दुकान के मालिक के शोषण के खिलाफ अधिकार इन अज्ञानी लोगों का शोषण करते हैं, जिससे कानून का समान संरक्षण उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। यहाँ प्राप्त आप नोट कर लीजिएगा। फिर जीवन के अधिकार के कारण कुछ लोगों का इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि राशन की दुकानों में कितनी मात्रा से ये खरीदा जा सकता है और इसलिए वो भोजन के अभाव में भूखे रह जाते हैं। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी शामिल है। क्यों? क्योंकि मानवाधिकार समूह ने देश में संतृप्ति और भूख की स्थिति पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया, तो ये सारे अधिकार इसमें शामिल है। दूसरा ये है कि क्या इन अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाना चाहिए। हाँ, इन सभी अधिकारों को जीवन के अधिकार का अंग बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई खाद्यान्न पड़ा सड़ रहा है और गरीबों को मिल नहीं रहा है तो उनके जीवन पर जो आंच आ रही है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा। तो वो अकाउंटेबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहां पर डिसाइड की जानी चाहिए। A petition by a human rights group drew attention of the court to the condition of starvation and hunger in a country.
over 5 crore tons of food grains were stored in the godowns of the Food Corporation of India. Researches show that a large number of ration card holders do not know about the quantity of food grains they can purchase from fair price shops. It requested the court to order the government to improve its public administration. Now the question which raised is, which different rights does this case involve and how are these rights interlinked? So the answer of the first question is right to equality, where everybody is equal before law and enjoys equal protection of law. This case refers that a large number of ration card holders do not know about the quality of food grain from ration shops. Then right against exploitation, due to ration shop owners exploits their ignorant people who are not having equal protection of law. Then right to life, due to some of the people do not have knowledge about how much quantity can be purchased from ration shops, hence may starve in want of food. Right to constitutional remedies is also involved because human right group drew attention of the court of conditions of situation and hunger in the country. Then second question is, should these rights form part of the right to life? Yes, all these rights should form part of the right to life. Okay. फिर है इस संविधान में इस अध्याय में उद्धृत संविधान सभा में सोमनाथ लाहिड़ी के कथन को पढ़िए। आपके चैप्टर में एक सोमनाथ लाहिड़ी का स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको उसको पढ़ना है। क्या आप उनसे सहमत हैं? अगर हाँ तो उसे सिद्ध करने के लिए उदाहरण दीजिए और अगर नहीं तो उनकी स्थिति के विरुद्ध में तर्क दीजिए। अब आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 36 पर ये दिया हुआ है। सोमनाथ लाहिड़ी के कथन को पढ़ने के बाद हम उसके विचारों से सहमत हैं, क्योंकि एक पुलिस कांस्टेबल समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखता है। इस ढांचे के तहत अधिकतम मौलिक अधिकार केवल इस तरह काम करते हैं जैसे कि इनका उल्लंघन किया जाता है और बाद में अदालत द्वारा उपचारात्मक आदेश की आवश्यकता होती है। इन अधिकारों में ये सारे अधिकार शामिल नहीं हैं। एक तो पर्याप्त आजीविका का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, काम का अधिकार, आर्थिक शोषण के खिलाफ अधिकार, और ये मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और इन्हें लोगों के मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। सोमनाथ लाहिड़ी ने एक बार ये कहा था कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो अपर्याप्त है, इनमें लोगों को पर्याप्त जो है अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, तो इनकी अपर्याप्तता को लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट आपकी बुक में है, आप पहले उसे पढ़िएगा तो आपको ये आंसर भी अच्छे से समझ आ जाएगा। So the question 9, read the statement by Somnath Lahiri in the Constitutional Assembly quoted in this chapter. Do you agree with him? If yes, give instance to prove. If not, give argument against his opposition. So after reading Somnath Lahidi's statement on page 36 NCERT book, we agree with Lahidi's view because a police constable vigil over unlawful activities to maintain law and order into the society. Maximum fundamental rights work under this framework only as if these are violated and require remedial order by the court later on. These rights do not include right to adequate livelihood, equal pay for equal work, right to work, right against economic exploitation, and these are substantive to human life and should be incorporated as fundamental rights to people. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपकी राय में कौन सा मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? इसके प्रावधानों को संक्षेप में बताइए और ये दिखाने के लिए भी तर्क दीजिए कि वो महत्वपूर्ण क्यों है। जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि ये संविधान का दिल और आत्मा है, हम उसी संविधान के अधिकार की बात करेंगे। मेरी राय में संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का दिल और आत्मा माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कोई भी नागरिक इस अधिकार के तहत किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। इन मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय को कुछ विशेष आदेश जारी भी किए गए हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश और अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण। उपयुक्त रिटों के तहत मौलिक अधिकार बचाव योग्य हो जाते हैं। अगर ये अधिकार हमारे पास नहीं होता तो हम बाकी सब अधिकारों को इतने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते, वो हमारे लिए इस तरह से प्रोवाइडेड नहीं होते। सो द क्वेश्चन इज
Which of the fundamental rights in your opinion is the most important right? Summarize its provisions and give argument to show why it is most important. Then the answer should be, in my opinion, the right to constitutional remedy is considered as the heart and soul of the constitution, hence important, because a citizen can approach to Supreme Court or High Court under this right in case of violation of any of the fundamental right. The court can issue some special orders for the enforcement of these fundamental rights under the title of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. Under the above mentioned writs, the fundamental rights are defendable. तो इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार हो जाता है जो हमें संविधान से मिला हुआ है। तो इसके साथ ही जो क्वेश्चन आंसर्स है आपके चैप्टर 2 के, वो यहीं समाप्त होते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम अगले चैप्टर की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।